सोचिए, अगर आज भारत में अचानक व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब बैन कर दिया जाए तो क्या होगा। लोग घुटन महसूस करेंगे, गुस्सा आएगा और सबसे ज़्यादा नाराज़ होंगे युवा। यही हाल नेपाल में हुआ। रॉयटर्स लिखता है कि पिछले हफ्ते नेपाल सरकार ने जो सोशल मीडिया पर अचानक बैन लगा दिया और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को हिला दिया। 19 लोग मारे गए, संसद भवन जला दिए गए, प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और नेपाल का भविष्य अब सवालों के घेरे में आ गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और सिर्फ लोकल बातें नहीं बताऊंगा, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के रिपोर्टों के आधार पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं बैन ये आखिरी चिंगारी कैसे बनी। एबीपी न्यूज़ के रिपोर्ट के मुताबिक 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने अचानक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ऐसे ही 26 अन्य ऐप पर भी पाबंदी लगा दी। सरकार का कहना है कि ये ऐप नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं है, ये इलीगल है और उनका कोई नुमाइंदा हमारे देश में नहीं है, हम इसलिए बंद कर रहे हैं। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि नेपाल की नई पीढ़ी यानी जेन जी पहले से ही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म से परेशान है। ये बैन उनके लिए आखिरी चिंगारी साबित हुई। सोचिए, अगर एक देश में जहां यूथ पॉपुलेशन बहुत बड़ी ताकत है, अगर उनकी आवाज़ ही दबा दी जाए तो नतीजा क्या होगा। ये प्रोटेस्ट एक विस्फोट कैसे बना उनको समझते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया बताता है कि बैन के दूसरे दिन ही नेपाली युवा सड़कों पर उतर गए थे। शुरुआत में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पोस्टर, स्लोगन, रैलीज निकाल रहे थे। लेकिन एनडीटीवी के मुताबिक जैसे ही सरकार ने युवाओं की मांग को अनसुना किया, गुस्सा और तेज हो गया। 8 सितंबर को हालात बेकाबू हो गए। अल जजीरा लिखता है कि काठमांडू में पार्लियामेंट बिल्डिंग को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। नेपाली कांग्रेस का दफ्तर और कई बड़े नेताओं के घर भी जला दिए गए। फाइनेंस मिनिस्टर को पकड़कर पीटा गया, बहुत सारे नेताओं को पकड़कर पीटा गया। रॉयटर्स के मुताबिक पुलिस ने क्राउड कंट्रोल करने के लिए गोलियां चलाई, उस पर फायरिंग किया। उसी फायरिंग में कम से कम 19 लोगों के मारे जाने और सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है। अब जरा सोचिए, 19 घरों में आज मातम है, माँ बाप अपने बच्चों की लाशों के देख रहे हैं। क्या इस हालात को सिर्फ सोशल मीडिया बैन से समझा जा सकता है या ये गुस्सा बहुत पुराना है। इन्हीं हालात को देखते हुए कर्फ्यू और आर्मी तक को बुलाना पड़ा। हालात इतने बिगड़े कि एनडीटीवी और एबीपी न्यूज़ के मुताबिक सरकार को काठमांडू में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। सड़कों पर आर्मी उतार दी गई, शहर बंद कर दिए गए, इंटरनेट बंद कर दिए गए, लोगों को घरों में कैद कर दिया गया। लेकिन रॉयटर्स साफ लिखता है कि कर्फ्यू का असर उल्टा हुआ। युवा और गुस्से में आ गए। उनकी मांग सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही, अब उनकी मांग हो गई थी कि हम सिस्टम बदल देंगे। ऐसा ही होता है जब सरकार आपकी बात नहीं सुनता है। टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी लिखता है कि दबाव बढ़ने के बाद सरकार ने सोशल मीडिया पर से बैन हटा दिया गया। 7 सितंबर को रात को 2 बजे सोशल मीडिया से बैन हटाया गया। लेकिन ध्यान दीजिए, बैन हटाने के बावजूद भी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अब यह मूवमेंट ऐप से बहुत आगे बढ़ चुका था। एबीपी न्यूज़ बताता है कि युवा करप्शन खत्म करने, नेपोटिज्म को रोकने और नए लीडर्स की मांग कर रहे थे। नेपाल की सड़कों पर नारा गूंज रहा था, नो मोर ओली, नो मोर करप्शन। यही सब रीज़न है कि ओली ने 9 सितंबर को इस्तीफा राष्ट्रपति को दे दिया। अल जजीरा और रॉयटर्स दोनों ने पुष्टि किया है कि बढ़ते दबाव और हिंसा के बीच आखिरकार 9 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर के.पी. शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि वह देश छोड़कर दुबई भाग चुके हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने इस इस्तीफे के पीछे पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं बल्कि जेन जी अपराइजिंग कहा है। जेन जी अपराइजिंग मतलब जो 18 से 30 के बीच के युवा है, उनका बढ़ता प्रभाव या ये कहे कि उनका बढ़ता कद। मतलब नेपाल का यूथ सिर्फ अब विरोध नहीं कर रहा है बल्कि वो चाहता है बदलाव। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर यूथ इतना नाराज़ हो जाए तो क्या होगा। रॉयटर्स लिखता है कि नेपाल में यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% से ऊपर है। एबीपी न्यूज़ बताता है कि हर जगह करप्शन फैला हुआ है। वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि राजनीति में सिर्फ कुछ ही परिवारों का दबदबा है, जिसको प्योर नेपोटिज्म हम कह सकते हैं। ऐसे में जब सरकार ने सोशल मीडिया को बैन किया तो गुस्सा अचानक से फूट पड़ा। सोशल मीडिया बैन एक आखिरी चिंगारी था जिससे युवाओं का सिस्टम से मोह भंग हो गया।
अल जजीरा ने इस पूरे मामले को एशिया का सबसे बड़ा सबक बताया। रॉयटर्स लिखता है कि जब यूथ खड़ा होता है तो गवर्नमेंट गिर जाती है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि नेपाल के युवा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ ऐप्स तक नहीं है, ये लड़ाई है डिग्निटी की, डेमोक्रेसी की और डिजिटल फ्रीडम की। इसमें ग्लोबल फैक्टर के साथ साथ नेबर फैक्टर भी कई बार सामने मीडिया में बता रहे हैं और वो है चाइना फैक्टर। दोस्तों, हम जानते हैं कि केपी शर्मा ओली चाइना से बहुत प्रभावित रहते हैं। चाइना के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है वो नेपाल में काम कर रहे हैं। रॉयटर्स और निकी एशिया दोनों लिखते हैं कि केपी शर्मा ओली को चीन का समर्थन नेता माना जाता है। उनके कार्यकाल में कई चीनी प्रोजेक्ट्स नेपाल में काम चल रहा है। नेपाल की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी हद तक चाइना से इन्फ्लुएंस रहती हैं और जो विदेशी मामलों के विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि नेपाल के युवाओं का गुस्सा सिर्फ भ्रष्टाचार पर नहीं बल्कि इस बात पर भी है कि देश की संप्रभुता कहीं ना कहीं पड़ोसी देशों के दबाव में झुक रही है। अल जजीरा लिखता है कि नेपाल का यूथ नहीं चाहता कि उसको उस देश की फॉरेन पॉलिसी किसी देश की पपेट बनकर रह जाए। इसमें एक इंडिया फैक्टर भी है, उसको भी देख लेते हैं। नेपाल और इंडिया के रिश्ते गहरे हैं। रोटी बेटी का संबंध है, संस्कृति, व्यापार और ऐसे ही अनेक संबंध भारत और नेपाल के बीच हैं। यह सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू दोनों लिखते हैं कि नेपाल की इनस्टेबिलिटी भारत को सीधा प्रभावित कर सकती है। चाहे ओपन बॉर्डर की वजह से माइग्रेशन हो या सिक्योरिटी चैलेंजेस हो, भारत नेपाल की स्थिति को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। भारत ने हमेशा नेपाल के साथ लोकतांत्रिक वैल्यूज़ और स्टेबिलिटी को सपोर्ट किया है, लेकिन यह भी सच है कि जब भी नेपाल में सरकार गिरती है तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। फिर टेंशन भारत तक पहुंचती है। आज जो आंदोलन सड़कों पर दिख रहा है उसका असर सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं है, ये दिल्ली और बीजिंग दोनों की फॉरेन पॉलिसी को झकझोर देने वाला है। तो इसी के साथ हम वीडियो के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। अगर आप यहाँ तक आकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आज नेपाल में कर्फ्यू है, पार्लियामेंट जल चुका है, 19 परिवार रो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या यह आंदोलन नई सुबह लाएगा? क्या नेपाल का यूथ करप्शन फ्री सिस्टम बना पाएगा या फिर यह भी एक क्रांति बनकर रह जाएगा? दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब यूथ खड़ा होता है तो कुछ बहुत बड़ा बदलाव होता है। नेपाल की सड़कों से उठी यह आवाज़ शायद आने वाले कल का इशारा है। अब आप बताइए कि क्या नेपाल का यह अपराइजिंग सिर्फ शुरुआत है या फिर सिस्टम इसे भी दबा देगा? आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।